आज हम पढ़ेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो मीनिंग बताएगा क्या होता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का। तो मार्केट से परचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी। क्यों करती है कंपनी? हाँ, एक्सेस कैपिटल जब हो जाए तो। और मतलब अपना होल्ड हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए। हॉस्टाइल बिड को अवॉइड करने के लिए। और आप क्या बता रहे हो? मतलब अपना स्टेक ज्यादा रखने के लिए। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए। और लास्ट होता है अपना शेयर प्राइस करेक्ट करने के लिए। एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सेस कैपिटल तो बेसिक्स है। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा सरप्लस फंड्स थे जिसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो आप क्या करते हो? सरप्लस फंड को रिफंड कर देते हो। दैट इज योर पेमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। हॉस्टाइल बिड क्या होता है? किसने बताया था हॉस्टाइल बिड? मैम, इसका मतलब कि कोई और कंपनी हमें ज्यादा एक्वायर कर रही है, यानी कि हमारी कंपनी में उसका ही स्टेक ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम बायबैक कर देते हैं उसके शेयर्स को। अगर कोई ऐसा पर्सन है, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ज्यादा ज्यादा आपके शेयर्स परचेज कर रहा है, अगर उसने सपोज 51% और मोर के शेयर्स ले लिए, तो आपका उसका कंट्रोल आ जाएगा ना आपकी कंपनी में। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट में अपने शेयर्स ही कम कर देते हैं कि कोई पर्सन ऐसे परचेज ना कर पाए। तो हॉस्टाइल बिड अवॉइड हो जाती है। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। जो पहले शेयर्स मार्केट में थे वो आपने कैंसिल कर दिया, तो प्रमोटर्स का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस इंक्रीज होएगा। अर्निंग्स तो आपकी सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाएंगे। और शेयर प्राइस कैसे करेक्ट होगा? ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस का भी कुछ इफेक्ट आएगा। और दूसरी बात जैसे कंपनी अगर बायबैक अनाउंस करेगी तो कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज होगी। लोगों को पता है कि भाई हमारे पास ये शेयर होगा, तो कंपनी ज्यादा प्राइस पे इसको परचेज करेगी। ठीक है। पॉजिटिव है तो अगर बड़े अगर आपके शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो आपके शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक रीडिंग के लिए। मेन आपकी आती है कंडीशंस ऑफ बायबैक। कि आपको जब भी बायबैक करना होता है ना, एक अमाउंट का सीआरआर बनाना पड़ता है आपको। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब आप लोग बताओ मेरे को, सीआरआर क्या होता है और क्यों बनाते हैं? फिर तो सोचते हैं ट्रांसफर हैं सीआर उससे बायबैक करते हैं। क्यों बनाते हैं? तो वैसे सभी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी। डिवेंचर होल्डर्स, लेंडर्स को। जितने हमने परचेज किए कौन शेयर्स में वो करेंगे वो इसलिए अलग से रख रहे हैं। तो हम अपनी कैपिटल रिडीम कर रहे हैं खुद, जो खुद रिडीम कर रहे हैं अपनी कैपिटल, उसके लिए जो शेयर होल्डर्स को इसमें फिर किसी और के लिए यूज नहीं होना है, तो फिर उनको शेयर श्योरिटी हो जाएगा। हाँ, देखो आपका पेमेंट की प्रायोरिटी क्या रहती है? पहले आपको लेंडर्स को पेमेंट करनी होती है, फिर उसके बाद आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट्स करनी होती है, और लास्ट पेमेंट आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को होती है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बायबैक करके सबसे पहले इक्विटी वालों को पे कर रहे हो। ठीक है। तो लेंडर्स को तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भाई जो ओनर्स है वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके केस में आप क्या करते हो? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व जिससे हम डिविडेंड टेक कर सकते हैं, जिसपे राइट इक्विटी शेयर वालों का ही था, उससे कुछ अमाउंट निकाल के हम किस में डाल देते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है। इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि ये ऐसा नहीं है कि हम आपका पैसा अनसेफ करके अपने इक्विटी वालों को पे कर रहे हैं। जो अमाउंट हम उन्हें डिविडेंड दे सकते थे ना, उसको हमने एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में डाल दिया, दैट इज सीआरआर। सीआरआर से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। क्लियर? सीआरआर का क्या यूज होता है? क्या कर सकते हो आप सीआरआर? बोनस इशू कर सकते हो। बायबैक के टाइम तो सीआरआर बनता है, उसके बाद उसका करेंगे क्या? उससे हम कर सकते हैं बोनस शेयर इशू। इसके बाद नहीं जब प्रेफरेंशियल इशू की कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक करने के लिए फ्रेश इशू किए हाँ हाँ हाँ, वो भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना सीआरआर बनाना है। कितना सीआरआर बनाते हैं राधिका? सीआरआर कितना क्रिएट करते हैं?
हम नॉमिनल वैल्यू जितना जितना हम बायबैक कर रहे होते हैं। हम्म, जितना हमने अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करी है उतना ही तो हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा ना। आपने जितने की कैपिटल रिड्यूस करी है, बैलेंस शीट में हम कैपिटल किस पे दिखाते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू पे। तो सीआरआर इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय बैंक। ठीक है। अब आपको सपोज ये बोला है, छोटा सा एग्जांपल है, देव बताएगा इसको, कि हमने 10,000 शेयर्स बाय बैक करे जिसकी फेस वैल्यू थी ₹10 और बायबैक प्राइस है ₹15। बताओ सीआरआर कितना बनेगा? 1 लाख का सीआरआर बनेगा। सब एग्री कर रहे हो? किसके इक्वल बनता है हमारा? फेस वैल्यू इक्वल। ये तो आप जो है ₹5 एक्स्ट्रा तो प्रीमियम का पे कर रहे हो ना, उसका सीआरआर नहीं बनाना। सीआरआर आपको कितना बनाना है? इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय बैक। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज समझ आई। पहला होता है आपको सीआरआर बनाना है। इसमें एक और ऑप्शन होता है आपके पास कि अगर कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स है ही नहीं, सीआरआर बनाए कहां से, या फिर कंपनी की मर्जी है, तो वो एक दूसरा ऑप्शन क्या कर सकती है, सीआरआर ना बनाना हो तो इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर। देखो इक्विटी तो वो बाय बैक ही कर रहे हैं, इक्विटी तो वो इशू कर सेम भी सेम तो कर भी नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हैं। राइट। अगर आप सीआरआर नहीं बना रहे या कुछ कम अमाउंट का बना रहे हो तो आप रिमेनिंग अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल में 10,000 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10, बायबैक प्राइस 50। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹30,000 issued for the purpose of buyback। यहाँ पे आपने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए 30,000 के। बताओ राधिका, अब वो प्रतिभा, सीआरआर कितने का बनेगा? 70,000 का। किसी को डाउट इसमें? 70,000 का सीआरआर बनेगा क्योंकि आपका टोटल अमाउंट नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख, जिसमें से आपने क्या करा, 30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, तो रिमेनिंग अमाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा 70,000। यहाँ तक क्लियर? तो इसको यहाँ तक एक बार रीड करो नोट्स में। जो आपने प्रेफरेंस शेयर है ये हम कौन से शेयर मैम नहीं अभी बताती हूँ क्या। मैम हाँ बोलो। मैम मतलब जो हम बायबैक करते हैं, जो सीआरआर में डालते हैं, हम्म, अगर हमने कोई शेयर इशू कर रखा है इक्विटी से अलग प्रेफरेंस, तो हम उससे कट कर देते हैं वो अमाउंट मतलब। कर नहीं रखे, पहले से कर रखे वो वाले कंसीडर नहीं होते। अभी आप न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लो फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। हाँ, जो मतलब पहले एडजस्टमेंट में दे आपकी रखा होता कैपिटल है। थी ना, हाँ जो एडजस्टमेंट में दे रखा होता है, या फिर ना आपको कभी कभी नोट्स में दे रखा होगा, जो नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे होंगे उसके ब्रैकेट में लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, उसको कंसीडर करो। ठीक है। और जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या हम डिबेंचर्स को भी लेंगे, नहीं, हमें यहाँ पे डिबेंचर्स वालों को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ना। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके इक्विटी शेयर्स हमने कम कर दिए, मतलब अपनी कैपिटल कम कर दी, ओनर्स फंड्स कम कर दिए, इसलिए हम सीआरआर बना रहे थे। या फिर दूसरा ऑप्शन हम लेके चले कि हमने अपने ओनर्स फंड्स को ही वापस इंक्रीज कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी तो आपके ओनर्स होते हैं ना। एक साइड से आपके ओनर्स फंड्स कम हुए और दूसरी साइड से आपके ओनर्स फंड्स इंक्रीज हुए। ठीक है। बट अगर आपने डिबेंचर से कोई और लोन ही ले लिया तो उससे थोड़ी ना वो ओनर है। एक लाइन को बढ़ा रहे हैं एक कम करने के लिए तो लायबिलिटी बढ़ा दी तो आपने क्या करा, ओनर्स फंड तो कम कर दिए, लायबिलिटी बढ़ा दी तो और ज्यादा नेगेटिव चीज है। वो चीज नहीं। आपको या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने ओनर्स फंड्स इंक्रीज करने या फिर सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, ये चीज आप कर। तो यहाँ पे आपने अमाउंट देख लिया, इसको हम रीड कर रहे थे। पहला तो मीनिंग है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बेसिक कंडीशंस। एक ना हाँ मीनिंग में एक और चीज देख लेना कि हमें जो होता है शेयर्स बाय बैक करते हैं उसको डिक्रीज करना होता है। ये नहीं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स दिखा रहे हो। कंपनी अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स नहीं दिखा सकती। अगर आपके पास पहले सपोज 20,000 शेयर्स थे और अब आपने 5,000 बाय बैक कर दिए, तो अब आपको 15,000 की कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 20,000 शेयर कैपिटल दिखा रहे हो, 5,000 इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो, नहीं, आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब हम इस पे थे, इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी शैल ईदर
create CRR out of security premium reserve or free reserves, such as general reserve, P&L, etc., or issue preference shares. CRR equals to nominal value of shares buyback. यहाँ पे हमने दो सोर्सेज देखे, सीआरआर कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से भी कर सकते हैं। देखो फ्री रिजर्व्स को हम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, वो तो हमने बात करी थी। फ्री रिजर्व्स आपके होते हैं जनरल रिजर्व, P&L, एक्सेट्रा। इस चैप्टर के लिए, बायबैक के पूरे चैप्टर के लिए आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, वो फ्री रिजर्व्स में ही इंक्लूडेड रहता है। आपका वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है, लेकिन बायबैक के लिए हम उसको फ्री रिजर्व के साथ साथ देखेंगे। किसी एएस में नहीं, जहाँ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम की डेफिनेशन है ना, उसमें उसके 5 यूजेस बता रखे हैं। हाँ, कंपनी लो में तो उसमें 5 यूजेस है सिक्योरिटी प्रीमियम के, उसमें से एक यूज है आपका बायबैक। क्या बायबैक में यूज कर सकते, बाकी जगह वो रिस्ट्रिक्टेड है ना कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी तो आपके ऐसे। हाँ जी मैम, जैसे जो मैंने पहले क्लास ली थी उन्होंने बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम सबसे लास्ट में कंसीडर करते हैं, ऐसा भी कुछ है? प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता, प्रायोरिटी देते हैं, उसका रीजन अभी बताऊंगी क्यों देते हैं। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सीआरआर। अब यहां तक हमने देखा कि आपके इक्विटी शेयर्स बायबैक हो रहे थे, राइट। और उसके अलावा हमने देखा अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, सेकंड पॉइंट था इन केस प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, सीआरआर इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू। तीसरा केस ले रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स भी बायबैक हो रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके रिडीम हो रहे हैं, मतलब आपने इक्विटी वालों को भी पैसा दे दिया, प्रेफरेंस वालों को भी पैसा दे दिया, तो आपको 2 बार सीआरआर बनाना पड़ेगा ना, डबल अमाउंट का। हमने प्रायोरिटी देखी थी कि सबसे पहले आपको लेंडर्स की पेमेंट करनी है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों की, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की। ठीक है, अब आपने इक्विटी वालों की पहले पेमेंट करी थी तो सीआरआर बनाया था। अगर आप प्रेफरेंस वालों की पहले पेमेंट कर रहे हो तो लेंडर्स पे तो तब भी रिस्क बढ़ रहा है ना, ओनर्स की पेमेंट्स तो हो ही रही है, तो इसके केस में भी आपको सीआरआर बनाना होता है। अगर आपने इक्विटी शेयर्स बायबैक करे या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, रिडीम मतलब उनकी पेमेंट कर दी, तो आपको दोनों के इक्वल आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं तो सीआरआर का अमाउंट कम हो रहा है, और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं तो सीआरआर का अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, सीआरआर का अमाउंट इंक्रीज होता है। दोबारा तो देखो, हमने एक चीज बोली, केस 1 लिया हमने इक्विटी शेयर्स बायबैक, तो इसके केस में हमने बोला सीआरआर इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक, ये क्लियर है। केस 2 हमने लिया इक्विटी शेयर्स बायबैक एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, इक्विटी शेयर्स बायबैक करें, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, तो इसमें सीआरआर कैसे निकलता है आपका, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक माइनस जितने की नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है वो लेस करते हैं। बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस इशू किया ना, हाँ, तो माइनस कर दिया। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। केस 3 आया आपका कि आपने इक्विटी शेयर्स भी बायबैक करे एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम कर दी, प्रेफरेंस शेयर्स का भी पैसा वापस कर दिया, इक्विटी वालों का भी पैसा वापस कर दिया, आपने ओनर्स कैपिटल ही प्रेफरेंस वालों की भी वापस कर दी, इक्विटी वालों की भी वापस कर दी, तो अब सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा ना आपका। सीआरआर इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, रिडीम कर देना उनका पैसा, पेमेंट कर दिया उनकी, हाँ पैसे पैसे कम हो रहे ना, वही तो कह रही हूँ, पैसे कम हो गए तो लेंडर्स को तो रिस्क और ज्यादा आ गया। पेमेंट सीआरआर से की है प्रेफरेंस को, नॉर्मली आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। अब लेंडर्स कह रहे हैं भाई आपने ना हमें 2 तरह के ओनर्स दिखाए थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हमारा पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमने क्या करा था, कंपनी को दिया था लोन। ये चीज होती है, आप किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हो, ये देख के लगाते हो कि उन्होंने, ओनर ने कितना पैसा लगा। तो एक लोन वाला एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने बोला
क्या आपने पहले तो हमें दिखाया कि आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने भी पैसा लगा रखा है, इक्विटी वालों ने भी पैसा लगा रखा है। धीरे धीरे आपने क्या करा, हमसे तो पैसा ले लिया, इक्विटी वालों का भी पैसा वापस करने लगी, प्रेफरेंस वालों का भी पैसा वापस करने लगी। ये तो गलत है, ऐसे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारा पैसा आपने लगा रखा है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम जितना इनका रिटर्न कर रहे हैं ना, उतने के अमाउंट का हम एक रिजर्व बना के रख रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड से आपके ओनर्स फंड्स को, म्यूचुअल फंड ये सारा बेसिक मतलब आप ये चीज समझ के रखो, आपको शेयर होल्डर्स फंड को सेम रखना पड़ेगा ना, उसको चेंज नहीं कर सकते, बेनिफिट डेली आएगा। नेट इफेक्ट नहीं लाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है तो बताओ। इसके आगे बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, आपको एक बार कंसेप्ट बनाने की दिक्कत है बस। हमने क्या बोला कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक। केस 2 में देखा कि अगर आपने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो जितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं उतना नॉमिनल वैल्यू आपका सीआरआर में से कम हो जाएगा, तो उतना कम सीआरआर आपको बनाना पड़ेगा। और तीसरा केस देखा कि आपने क्या करा, इक्विटी शेयर्स भी बायबैक कर लिए, प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम कर दिए, तो दोनों की नॉमिनल वैल्यू के इक्वल आप सीआरआर क्रिएट कर। इसके ना कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल, आपका इक्विटी शेयर्स बायबैक 10,000, फेस वैल्यू ₹20, preference shares redeemed 5,000 into 10 equals 6। ठीक है, इसको अमन आप बताओ, हमने एक तो इक्विटी शेयर्स बायबैक करे 10,000 शेयर्स बायबैक करे 20 वाले, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे 50,000 के, सीआरआर कितना बनेगा? 10,000 इंटू 20 और 50,000 ऐड करके 50,000 ऐड हो जाएगा, सीआरआर इक्वल्स टू 10,000 इंटू 20 प्लस 50,000, ये कितना हो गया आपका 70,000। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम हर जगह ना फेस वैल्यू लेके चल रहे हैं। कहीं पे भी प्रीमियम पे रिडम्पशन, प्रीमियम पे इशू हुआ होता है ना, उसका सीआरआर पे कोई इम्पेक्ट नहीं आता, फेस वैल्यू। 70,000 ढाई लाख है तो क्या नाम तो अच्छा गलत दो लिखा, लाख सॉरी। क्लियर, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके इक्विटी शेयर्स बायबैक इक्वल्स टू 8,000 शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10, बायबैक प्राइस ₹13, प्रेफरेंस शेयर्स issued, ये फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ही है, 20,000, और इसकी आपकी फेस वैल्यू है ₹10, इशू प्राइस ₹15। डिटेल समझ आई? हमने इक्विटी शेयर्स बायबैक करे 80,000, जिनकी फेस वैल्यू है ₹10, बायबैक प्राइस है ₹13। फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे 20,000 शेयर्स। इन प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू है 10, इशू प्राइस है 15। इसको कौन बताएगा? आयुषी, 6 lakh. कैसे आया? 80,000 into 10 minus 20,000 into 10. 80,000 into 10 माइनस 20,000 into 10. मतलब हमने दोनों जगह क्या कंसीडर करा? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, कहीं पे भी हमें प्रीमियम कंसीडर नहीं करना, तो ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, इसमें अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सीआरआर के अमाउंट समझ आ रहे हैं आपको ना? या तो नोट्स में बता रखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स इतने इशू कर रहे हैं, या फिर आपको जैसे बैलेंस शीट दे रखी होती है, नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा होता है, उसमें जहां पे आपके प्रेफरेंस शेयर्स लिखे होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा फॉर द पर्पस ऑफ
बायबैक। या फिर देखो लिखा होगा इशू 2 months ago या फिर हाँ, 1 month 2 months ago, ago वो ये इसके साथ लिखा होता है, इशू 2 months ago for the purpose of बायबैक। ठीक है, इसको अगर नीचे पर्पस नहीं लिखा हो और ये भी डिटेल नहीं बताई हो कि जो बायबैक हुआ है उससे हमने सीआर मतलब कि हाँ, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए, तो उस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे? कि वो बायबैक के लिए नहीं है, फिर हम पूरा सीआरआर बनाएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो पहले कभी इशू करे होते हैं ना, अब उसको थोड़ी हम कंसीडर करके चल सकते हैं या क्या। फिर लिखा होगा कि इशू 2 months ago या इशू 2 months ago तो देंगे। वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए ना, हम क्या मान के चले फिर। Assumption। assumption लिख दो फिर, या तो बट उसमें पूरा लिखेंगे इशू 2 months 1 month back for the purpose of buyback. In case of preference shares are redeemed, CRR equals to nominal value of shares buyback plus nominal value of preference shares redeemed. CRR may be applied for issue of bonus shares by the company. अब एक क्वेश्चन आया था, आपने पूछा था कि प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। हमने दो चीज देखी, आप फ्री रिजर्व से बना सकते हो और सिक्योरिटी प्रीमियम से बना सकते हो। तो इसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फ्री रिजर्व्स को देते हैं। अगर आपके पास फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी सीआरआर बनाने की फ्री रिजर्व्स को देते हैं। इसका लॉजिक होता है कि हमने देखा सीआरआर दो चीजों के लिए बनता है, एक तो बायबैक के लिए और प्लस अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं तो उसके लिए भी बनता है ना। और आपका कंपनीज एक्ट, ये प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम हो रहे हैं ना, इसका सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाना अलाउ नहीं करता, सिर्फ बायबैक वाला सीआरआर अलाउ करता है। अब आप क्वेश्चन करने बैठे हो तो आप दो जगह अलग अलग जनरल एंट्री थोड़ी करोगे कि ये वाला जनरल रिजर्व से, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो हम इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि फ्री रिजर्व से ही कर ले, वो तो दोनों के लिए अलाउड है, चाहे बायबैक के लिए बना रहे हो चाहे प्रीमियम रिडक्शन के लिए बना रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास फ्री रिजर्व नहीं है तो आप करते हो फिर सिक्योरिटी से, मैक्सिमम यूज फ्री रिजर्व का, बचा हुआ सिक्योरिटी। इन दोनों से भी और आप फिर तो बायबैक के अलाउड है ना। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी आप रिडीम कर रहे हो, बायबैक की कर रहे हो, आपके पास रिजर्व भी नहीं है, वो इशू देखते हैं वो फिर 25% वाली कंडीशन होगी ना, वो अपने आप इसमें आ जाए। शेयर ऑप्शन जैसे तीन टेस्ट, हाँ वो देखेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं। इसको पीएनएल और जनरल से क्या है रेवेन्यू रिजर्व का टर्म यूज कर देते हैं वो भी फ्री फाइल है। होगी हाँ, रेवेन्यू रिजर्व आएगा, इवेंशन सर्वर जो रेवल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, एक्सपोर्ट रिजर्व है, ये सब आपके रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, वो नहीं आएगा। पीएनएल जनरल और रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रीमियम आपने पे करा, हमने बोला था कि 10 वाला शेयर आप कितने पे बायबैक कर रहे हो, सपोज 13 पे, तो इस प्रीमियम का क्या करें, क्या करते हैं इस प्रीमियम का। राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ कर देते हैं, पीएनएल से या सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व से इसको राइट ऑफ कर देते हैं। आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपका डेबिट होगा पहले, फिर उसको आप राइट ऑफ। अब हम इसका एक एग्जांपल बना के एंट्री सीखते हैं। प्रेफरेंस क्या होगी राइट ऑफ करने के लिए राइट ऑफ करने की प्रेफरेंस आपकी अपोजिट होती है। राइट ऑफ करने के लिए आप प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को, उसके बाद फ्री रिजर्व्स को। इसका भी आपका लॉजिक ये होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के मैंने बताया लिमिटेड 5 यूज होते हैं, जिसमें से हाँ खत्म करो, जिसमें से एक यूज होता है कि आप प्रीमियम राइट ऑफ कर सकते हो, तो उससे बेटर है जल्दी से जल्दी इससे खत्म करो। फ्री रिजर्व का तो आप कुछ भी कर सकते हो, कभी डिविडेंड भी पे कर सकते हो, उसको कम यूज करो, प्रेफरेंस सिक्योरिटी पे। तो हमने दो प्रेफरेंसेस देखी, सीआरआर बनाने में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व को, और राइट ऑफ करने में, एक्सपेंस राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी की। ठीक है, मैम ये जो आप पहले पीछे बोल रहे थे कि नहीं ये फैक्ट मतलब 90 फैक्ट नहीं आएगा, वो तो फ्री रिजर्व के साथ आएगा क्योंकि मतलब हमारे शेयर कैपिटल की कम होगी, और फ्री रिजर्व के साथ फ्री रिजर्व अगर कम होगी तो सीआरआर बढ़ जाएगा, तो मतलब कैपिटल तो कम होगी ना, शेयर कैपिटल तो कम होगी। हाँ बायबैक में शेयर कैपिटल तो कम होगी, वो तो इफेक्ट रहेगा, वो हाँ फ्री रिजर्व से उठ के बस सीआरआर में आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल कम होगी तो इससे कैश कम हो जाएगा, फिर कोई भी ऐसे हाँ वो तो बैलेंस शीट मैच हो रिजर्व कम होगी तो सीआरआर बढ़ जाएगा। सीआरआर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपकी जर्नल एंट्रीज एक एग्जांपल के साथ करें। तो आपने नोट पे दिया है कि सीआरआर का प्रेफरेंस की इससे बनाएंगे, इसमें तो ऐसे लिखा आपने कि सिक्योरिटी प्रीमियम कोई नहीं है प्रेफरेंस बस पेज पे ही सीआरआर क्रिएटेड प्रीमियम का लास्ट पेज Last फर्स्ट पेज सर ये ऊपर ये देखो,
जो आपको ये बताएगा CRR, इसमें फ्री रिजर्व सच एज जनरल रिजर्व प्रेफर्ड बिफोर सिक्योरिटी प्रीमियम। फ्री रिजर्व्स को प्रेफर करते हो बिफोर सिक्योरिटी, बिफोर सिक्योरिटी। अगर प्रीमियम का लिखा हुआ मत हाँ, वो नीचे कुछ लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस टू लिखा है यहाँ पे, मोशन फर्स्ट प्रेफरेंस टू सिक्योरिटी में वो प्रीमियम राइट ऑफ करने का लिखा है। वो है वेरिएबल प्लस लाइन एक से वर्ड से देखो इसको ना आप लोग एक्सप्लेन करके लिख लो। टू क्रिएट CRR, फर्स्ट प्रेफरेंस टू फ्री रिजर्व्स, टू राइट ऑफ प्रीमियम, टू राइट ऑफ प्रीमियम, फर्स्ट प्रेफरेंस टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैम ये राइट ऑफ वाली बात समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ आया? इसमें राइट ऑफ करना कैसे है? हाँ अभी एंट्री से समझ आ जाएगा, जनरल एंट्री करेंगे जब। हो गई नोटिंग? अब हम करेंगे जनरल एंट्री। इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इक्विटी शेयर्स बायबैक, 10,000 shares, फेस वैल्यू ₹10 और इशू बायबैक प्राइस ₹15, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड फॉर मैम आपने 10 लिख दिया 15 की जगह। पहले प्लस सिंपल था 30,000। ठीक है, हमें को पहली एंट्री बताना, हमें बायबैक करना है, मतलब कि बायबैक ड्यू करना है, फिर पेमेंट करेंगे। बायबैक ड्यू करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपकी कैपिटल का क्या बैलेंस होता है इन जनरल? क्रेडिट। अब कम होएगी तो डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अमाउंट कितना? फेस वैल्यू से आ जाएगा। फेस वैल्यू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10। फेस वैल्यू से हमेशा हम इसको, हाँ कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से। 1,00,000 रुपीज। आपको बायबैक करना कितना है? टू इक्विटी शेयर बायबैक, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे कितनी? 15 के हिसाब से 10,000 इंटू 15, 1,50,000। तो रिमेनिंग 50,000 आप किस चीज का पे कर रहे हो? प्रीमियम का। प्रीमियम अमाउंट उनको पे कर रहे हो, प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक मतलब हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। 10,000 इंटू 50,000 बी बायबैक ड्यू। इस एंट्री में किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ जी, सबको समझ आ गई? सबसे पहले हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें लिखेंगे फेस वैल्यू। पेमेंट है जो हमें एक्चुअल करनी है इक्विटी शेयर बायबैक को, वो तो 1,50,000 करनी है। तो रिमेनिंग 50,000 हमने किस चीज का पे करा? प्रीमियम का। प्रीमियम ये ₹5 कैसे आया आपका? इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम कर देंगे इसकी एक्चुअल पेमेंट। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। इक्विटी शेयर बायबैक टू अमाउंट कितना? 1,50,000। जो एक्चुअल पेमेंट करना है, बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, थर्ड हम करेंगे CRR क्रिएट करना होता है। CRR कितना बनेगा इस केस में? 70,000।
70,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू, उतना लेस कर देंगे 70,000 का CRR। अब आपके पास फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम डिटेल्स है नहीं, आप बना दो फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व्स डेबिट टू CRR, इसका आप नोट बना दोगे 10,000 इंटू 10 माइनस 30,000। इसके इशू बदल आपके शो मतलब वर्किंग बुक्स में इसका इशू बदल कहीं भी कर सकते हो, चार नोट बना के कर दो कैलकुलेशन। इंटरनेट के साथ ही कर दे जैसे यहाँ पे कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका 70,000। बीइंग CRR क्रेडिट, रिजर्व्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, न्यू रिजर्व जो क्रिएट करा वो क्रेडिट कर दिया, और जिससे एक बनाया है उसको डेबिट कर दिया, कम कर दिया। अब लास्ट एंट्री, इसका ये जो प्रीमियम है, ये आयुषी समझना है यहाँ पे, प्रीमियम हमें राइट ऑफ करना है। एक एक्सपेंस है ना, आपका कोई भी एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, कुछ भी एक्सपेंस होता है, आप उसको राइट ऑफ करते हो। अब आपको यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करना है। ठीक है, डेबिट बैलेंस था, प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन बायबैक 50,000। यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसको राइट ऑफ किससे करें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम फ्री रिजर्व से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व। फर्स्ट प्रायोरिटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। आयुषी समझ आया? मैम हाँ जी। अगर जैसे थोड़ा सा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से हो रहा है और बाकी रेस्ट हम फ्री रिजर्व से कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ हाँ हाँ, किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल ही नहीं होता तो फ्री रिजर्व से करें। मैम इस क्वेश्चन में जो ये आपने फ्री रिजर्व से मतलब राइट ऑफ किया है, हम्म, तो फ्री रिजर्व्स तो हमारे पास है ही नहीं इस क्वेश्चन में अवेलेबल। तो एग्जाम्पल था ना, इसमें बैलेंस तो होगा, हम ये तो मान के चल रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व तो अवेलेबल होंगे ही ना, अदरवाइज तो आप बायबैक ही नहीं कर सकते। ओके। तो हम टेस्ट पढ़ते हैं, 3 टेस्ट पढ़ेंगे, आपको फ्री रिजर्व्स का बैलेंस तो चाहिए, अदरवाइज तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। वो तो हम एज्यूम करके बात चल रहा है, आपके सिंडिकेट बैलेंस है। तो इसने सीआरआर बनाया जैसे हमने 70,000 30,000 20 नहीं करते दिखाने रेफरेंस शेयर इशू। अगर आपको नोट्स टू अकाउंट्स मतलब पहले से इशूड दिखा रखा है, इशू 2 मंथ्स बैक 3 मंथ्स बैक, तो आपको एंट्री करनी नहीं है, जब एंट्री होगी होगी। अगर अब वो अलग से बोल रहा है ना कि इशू हुआ है, तो आप एंट्री करो। कुछ भी नहीं बोल रहा था वो नहीं कुछ भी रहा। नहीं बोल रहा तो फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू है, इशूड फॉर बायबैक, ये तो हम ये मान के चल रहे कि एंट्री पहले हो चुकी थी। अगर एंट्री करनी होती तो आप कर दो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग करने की नीड नहीं होती, नॉर्मल डायरेक्ट कर सकते क्वेश्चन में होती है। हाँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन जज एप्लीकेशन की एंट्री पे नहीं कर रहे, बायबैक की एंट्री पे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं काटेंगे, इजी की तो काटेंगे। अच्छा बता रहा था किसी ने, जैसे क्रेडिटर्स टू डेटर्स कुछ ऐसी एंट्री थी, उसमें आंसर की में लिखा होता सेंट्रल क्रेडिटर्स, ये रूमर्स होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं करता ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सन्ड्री डेटर्स की जगह डेटर्स लिख दिया तो मार्क्स काट दे। वो ऊपर नीचे उन्होंने जो गलती करी है वो तो दिखाने होगा ना उन्हें। वो बस सन्ड्री दिखा होगा कि हमारा तो इसीलिए कटा है, तो अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखती किसी को। ये समझ आई आपको एंट्रीज? 4 एंट्री करी हमने, सबसे पहले इक्विटी बायबैक ड्यू करा, फिर उसके बाद पेमेंट करी, CRR क्रिएट करा, प्रीमियम राइट ऑफ करा। ये 4 एंट्री ऐसी है जो आपकी 99% बायबैक के क्वेश्चंस में होनी ही होनी है। किसी में प्रीमियम ही नहीं हुआ तो प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री नहीं होगी बस, ठीक है, अदरवाइज ये एंट्रीज तो होनी है आप, क्लियर? उसके बाद आपकी कुछ मिसलेनियस एंट्रीज आती है, जैसे आपको बायबैक करने के लिए पैसे चाहिए, बैंक से जो आप पेमेंट करो कैश चाहिए ना। अगर कई बार क्या होता है कैश अवेलेबल नहीं है, आपने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट या लॉस पे भी हो सकती है, अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 30 लाख और सेलिंग प्राइस, 1 मिनट, सेलिंग प्राइस है 25 लाख, प्रॉफिट हुआ है लॉस, लॉस बैंक में आया 25 लाख, इन्वेस्टमेंट थी आपकी 30 लाख, तो यहाँ पे P&L डेबिट हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। हाँ राधिका बोलो। जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे बायबैक के लिए, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी?
वही कह रही हूँ कि आपके ना दो तरीके से हो सकता है। मैं आपको ना क्वेश्चन बन के दिखाती हूँ पहले। इसमें तो प्रेफरेंस की कोई बात नहीं है। जैसे आप थर्ड क्वेश्चन में देखोगे ना, आपके क्वेश्चन में ही बता रखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नोट्स में, इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो मतलब ऑलरेडी एंट्री हो चुकी होगी ना 2 महीने पहले, आपको दोबारा से एंट्री करने की नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में आके बोल रहा है कि इशू, तो आपको एंट्री करनी है, तो मतलब एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है। इसके लिए आप एंट्री ऐसे भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके प्रेफरेंस शेयर्स का, या फिर डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एंट्री समझ आ गई। प्रेफरेंस शेयर्स इशू की एंट्री समझ आ गई। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने की एंट्री क्या होती है? अगर मैं आपको बोलूं 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट द रेट ₹50, फेस वैल्यू इनकी थी ₹10, एंट्री बताओ। अकाउंट है हम्म कितना? फेस वैल्यू से फेस वैल्यू से हमेशा कैपिटल तो रिड्यूस होगी। 8,000 80,000 प्रीमियम प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना? 40,000 8,000 into 5 40,000 टू preferential holders प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना? 120। फिर उसके बाद payment इनकी पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। टू बैंक 180। कभी कभी आपको ना इसकी डायरेक्ट एंट्री भी मिलेगी। ये पहले ड्यू नहीं कर रहे, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट भी मिल जाएगी। सेम बात है। क्योंकि आप इस चैप्टर में देखो, आप किसकी एंट्री करनी सीख रहे हो? बायबैक की। वो आपको शेयर्स इशू, शेयर्स रिडीम की एंट्री भी जस्ट नहीं करेंगे। आपको मेनली है कि आपको बस एंट्री करके दिखानी कि हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कम हो जाएगी, ये प्रीमियम हो जाएगा और बैंक से पेमेंट हो जाएगी। इस प्रीमियम का क्या करेंगे? राइट ऑफ सेम एंट्री। क्या एंट्री बताई थी? फ्री रिजर्व्स क्या टू है? रिजर्व्स टू प्रीमियम और रिडक्शन। ठीक है। और अब आपका इससे सीआरआर बढ़ेगा या कम होगा? सीआरआर रिडक्शन हो, बढ़ेगा। तो सीआरआर इंक्रीज हो जाएगा आपका कितने अमाउंट से? 40,000 से। 80,000। एक 40 बोलेगा सब पीछे पीछे 40 बोलेंगे, एक 80 बोलेगा तो सब पीछे 80 बोलेंगे। अपना सोच लिया करो। 80 से कैसे इंक्रीज हुई? सीआरआर फेस वैल्यू पे बनता है ना। तो 80,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रही है, तो 80,000 का आप सीआरआर बना दोगे। ओके। फिर समझ आ रहा है आपको? यस मैम। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो ना पूछ लेना। ठीक है। तो ये एंट्रीज हो गई आपकी प्रेफरेंस शेयर्स इशू या रिडीम की, इन्वेस्टमेंट सेल की। ये एंट्री करी हमने ड्यू की, पेमेंट, प्रीमियम और सीआरआर। फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। राइट। बोनस शेयर्स की क्या एंट्री होती है? आपको बोला कि सीआरआर से आपने बोनस शेयर्स इशू करनी, क्या एंट्री होती है? सीआरआर टू बोनस। बोनस शेयर्स। हाँ जी। और टू बोनस, फिर बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप सीआरआर टू बोनस शेयर्स करोगे, सीआरआर आपका कम हो जाएगा, दैट इज यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर। फिर बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, फिर नहीं। हाँ ये तो फुल छोटा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा टाइम कहाँ होता है तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। Unlimited furnishes the following balance sheet as of 31st March 2011। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद आपको क्या बोला? द कंपनी पास अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट ₹15 पर शेयर। 20% शेयर्स को अपने बाय बैक कर रहे हैं, और कितने पे कर रहे हैं? 15 पर शेयर के अकॉर्डिंग। उसमें आगे क्या बताया कि फॉर द पर्पज इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट ऑफ ₹30 lakhs फॉर 25 lakhs। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट सेल हुई है, प्रॉफिट या लॉस सेम ही अमाउंट है। लॉस पे 5 लाख की एंट्री हो जाएगी, बैंक ऑन डेबिट कितना? payment purchase paid in March and investment 30. क्लियर? किसी को कोई डाउट इस पे?
उसके बाद हम करेंगे अपनी बायबैक की एंट्री। सबसे पहले बायबैक ड्यू होगा, इसके एंट्री में कौन बताएगा? तनिष्का। बायबैक ड्यू की एंट्री क्या होगी? जी, तनिष्का, बायबैक ड्यू की एंट्री। इशिका आप बताओ। Am I audible? यस तनिष्का, बोलो। Ma'am, equity share capital account debit, premium on buyback account debit to equity share buyback account. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। अमाउंट्स? Ma'am, 20%. Just a minute. 20% शेयर्स आपके बायबैक हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? Yes, ma'am. 3 लाख का 20%, 60,000 शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। 60,000 60,000 fixed in as face value. लाख 3 lakh as premium 3 लाख का प्रीमियम, 30,000, 60,000 and और इक्विटी शेयर बायबैक 9 लाख। फिर उसके बाद इसकी पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 9 लाख। राधिका, सीआरआर कितना बनेगा इसमें? मैम 60,000। 60,000 या 6 लाख? सॉरी 6 लाख। 6 लाख। एंट्री क्या होगी? मैम फ्री रिजर्व टू CRR। फिर रिजर्व टू सीआरआर। और खुशबू, प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? मैम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 3 लाख। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन एक्शन, प्रीमियम ऑन बायबैक 3 लाख। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? सेकेंड क्वेश्चन आपका सिमिलर ही है। इसमें बस आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम्ड हुए। द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 11। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए होते हैं तो आपका सीआरआर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। इसमें मेरे को ना देव, आप सीआरआर का अमाउंट बता दो बस, बाकी सब सेम है। इतना आपने 50 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं 10 ईच के, और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। कैसे? 25 के इक्विटी शेयर नॉमिनल पे और 75 के रिडीम है। इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हाँ, लिखा तो है 50 लाख। इट वाज आल्सो बॉट बाय 50 लाख इक्विटी शेयर्स। नीचे देखो नोट्स पे, 50 लाख इक्विटी शेयर्स थे आपके 10 रुपीज वाले, मतलब कि 500 लैक्स, या फिर जिसको हम 5 करोड़ बोल सकते हैं। 5 करोड़ के तो इक्विटी शेयर्स बायबैक हुए, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रिडीम हुए? 75 करोड़ के। 75 करोड़ प्लस 5 करोड़, कितने का सीआरआर बनेगा आपका? 80 करोड़ का। बाकी एंट्रीज से। ठीक है, थर्ड केस में देखो। मैम हाँ जी, जो आपने रिडीमेबल वाली एंट्री बताई थी, आपने उसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिखा था, तो उससे मार्क्स नहीं कटेंगे अगर हम 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखेंगे तो? अच्छा, मतलब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर वर्ड लिख दे, 12% रिडीमेबल नहीं लिखा। हाँ, तो उससे मार्क्स देखो, कटेंगे। आप प्रायोरिटी तो लिखोगे, पूरी लिखो। मतलब 1% में बताऊं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किस चीज पे मैटर करोगे? 12% रिडीमेबल लिखने पे या क्वेश्चन कंप्लीट करने पे? आपके पास ना दो ऑप्शन होते हैं पेपर करने के। अगर आपको पेपर पूरा आता है
भाई कर दो जैसा भी हो रहा है। आपको सीआरआर का सीआरआर लिखना है, पीपी का पीपी लिखना है, लिख दो। पर आपको पेपर आता ही नहीं है तो पूरा लिखो ना अच्छे से। फिर तो 12% रिडीमेबल कन्वर्टिबल सब लिख कर आओ। फिर स्कोप मत छोड़ो। ठीक है, तो दो चीज होती है, या तो कम आता है तो जितना आता है उसको परफेक्ट कराओ, या पूरा आता है तो पूरा करने पे ध्यान दो पहले। अगर आप ये 12% रिडीमेबल लिखने पे लगे हो, आपकी सीआरआर की एंट्री रहेगी, उसका क्या फायदा। इसके कटेंगे नहीं कटेंगे तो फिर भी डाइसी सिचुएशन है, सीआरआर नहीं लिखा तो पक्का कटेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ऐसा होता है वहां पे। मैं यहाँ से आपको कुछ भी सिखा के भेज दूँ, एग्जाम में जाके आपका जो उस टाइम स्पीड में निकल रहा होगा ना वही निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा आपको। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है कि प्रेफरेंस शेयर्स के ब्रैकेट में देखो नोट्स में क्या लिखा है, इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक। अब इस केस में सीआरआर कितना बनेगा आपका। अमन आप बताओ। कंपनी बाय बैक कर रही है 20% इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹50 पर शेयर। बताओ सीआरआर कितना बनेगा। पाँच लाख। 5 लाख के आप शेयर्स बाय बैक कर रहे हो, और ये जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी इसका कुछ नहीं करेगी। रिमाइंड हो जाएगा 2,000। हम्म। 3 लाख का हो जाएगा। हाँ, तो वो जो 5 लाख आपने फर्स्ट टाइम में बोला है ना, वही उस चीज को ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसको लेस करना है। आपके इक्विटी शेयर्स बाय बैक हो रहे हैं 20%। 2,50,000 के 20% मतलब 50,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू बस 10। 5 लाख की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स बाय बैक हो रहे हैं, उसमें से आप लेस कर दोगे जितने के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, 2,000 इंटू 100। तो सीआरआर विल बी ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, बाकी एंट्री सेम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अभी के लिए छोड़ो, फिर आ जाओ। तो नहीं, उसमें 2 जनरल एंट्रीज बतानी है, थोड़ी सी डिफरेंट है। फिफ्थ सेम है, होमवर्क ही है, ऐसे तो सारे होमवर्क ही है, इसमें बोनस की एंट्री बता दो बस। इसमें क्या बोला आपने, बायबैक करा है 25% इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आपके पास एक्चुअल शेयर्स थे कितने, 1,200,000 रुपीज की कैपिटल है, 10 ईच के वो है फेस वैल्यू है, तो आपके पास 120 लाख शेयर्स थे। आपने क्या करा, आपने 25% उसमें से बायबैक कर दिए, तो बायबैक के बाद वो शेयर्स लेस हो जाएंगे। अब आपके पास कितने शेयर्स बच रहे हैं, 120 कितना, क्या है कुछ? 90 लैक्स, 90 लैक्स ना, हाँ, 90 लाख शेयर्स बच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या करा, बायबैक तो आपको 1 अप्रैल को हुआ था, 30 अप्रैल को कंपनी ने 1 fully paid up इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया ऑफ ₹10 each बाय बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। मतलब 1:4 की रेशियो होगी। कैसे निकलेंगे, बोनस शेयर्स कितने इशू करें। जो पहले बायबैक वाली होगी उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद उस पे बोनस शेयर्स निकाल देंगे। हाँ, तो बायबैक वाले तो पहले लेस कर दिए हमने 120 में से 25%, तो 90 लैक्स बचे, इस पे बोनस निकालेंगे। अनुराधा मैम मुझे कितने समझ बोनस में शेयर्स, नहीं आया। किसको समझ नहीं आया, आयुषी यस मैम। बारा बता देती हूँ। अनुराधा कितने शेयर्स आएंगे आपके अकॉर्डिंग बोनस वाले। अनुराधा, इशिका, कोई भी बता दो। 22.5 मैम। कैसे आया, अनुराधा कैसे कैलकुलेट करें। 90 divided by 4। 90 डिवाइडेड बाय 4। देखो आयुषी दोबारा बताते हैं आपको। हमारे पास ना एक्चुअल जो शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स 120 लाख शेयर्स थे आपके पास। ठीक है, 120 लाख शेयर्स में से आपने सबसे पहले तो 1 अप्रैल को करा बायबैक। बायबैक करे आपने अपने 25% शेयर्स, मतलब कि 30 लाख शेयर्स आपने बायबैक कर लिए।
तो बायबैक के बाद आपके पास कितने शेयर्स बच रहे थे? 90 लाख शेयर्स। ठीक है, इन पे कंपनी ने क्या करा, 30 अप्रैल को बोनस डिक्लेयर करा। बोनस की रेशियो क्या रखी? 1 for every 4 शेयर है, दैट इज 1:2। मतलब कि बोनस कितने आपने इश्यू कर दिए? 90 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 22.5 लैक्स। तो यहाँ पे 22.5 न्यू इशू हो गए। अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 112.5। आयशी समझ आया? यस मैम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बस पहले बायबैक वाले लेस करने हैं, उसके बाद जो बचे होंगे उस पे बोनस कैलकुलेट करना है। और ये रेशियो सबको पढ़नी आती है ना, 1:4। आप मेरे को कौन बताएगा? तनिष्का, अगर मैं बोलूँ 3:4, इसका क्या मीनिंग है? यस मैम। अगर मैं रेशियो बोल रही हूँ 3:4, तो इसका क्या यस मैम। meaning है? कितने शेयर्स मिलेंगे हमें? मैम 3 शेयर्स मिलेंगे एट एवरी 4 शेयर्स। हाँ जी, ठीक है, 3 shares for every 4 shares है। मतलब कभी कभी ना ये उल्टा कराते हैं गलती से, वो ध्यान रखें। यस। ऐसे पढ़ते हैं इसको, 3 for every 4 shares है, मतलब 3 शेयर हर 4 के लिए। अगर सपोज आपके पास एग्जिस्टिंग 50,000 थे ना, तो 50,000/4 × 3, हर 4 के लिए एक। ठीक है, तो ये आपकी बोनस की एंट्री हो जाएगी। बोनस की एंट्री क्या होगी? CRR टू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स। 22.5 आपने निकाला था, इंटू फेस वैल्यू 225 आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन। सिक्स्थ यस मैम। क्वेश्चन इजी है, आगे सारे इजी हैं आपके। सेवेंथ में ना एक दो टर्म्स है जो बैलेंस शीट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट बनानी है इसमें। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का भी पॉइंट एक्सप्लेन भी करूंगी। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अभी के लिए इतना समझ लो, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व कहाँ पे जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम बताते जाओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स। अनपेड डिविडेंड कहाँ जाता है? आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी। हाँ, अदर करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि आपको विद इन 12 मंथ्स इसको पे करना होता है। 12% डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म मान के चल रहे हैं। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसी में भी डाल दो। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किस में जाएगा? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, ड्यू फॉर रिफंड। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। दोनों में फर्क है। ये अदर एप्लीकेशन करंट लायबिलिटीज। हमने एप्लीकेशन मंगवा दी एंड पैसे में दे दिए, मतलब आप रिटर्न करना है अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी वो वापसी करनी है, रिफंड करना बैलेंस शीट पे आ जाएगी। है। अदर विद इन 12 मंथ्स आपको पे करनी पड़ेगी। जो आप पूछ रहे हो ना, वो क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। आपको पैसे वापस नहीं करना है, अलॉट करना है। अलॉटमेंट रहती है, पैसे आ चुके। पैसे आ चुके, वो तो आपका सीक्रेट सेपरेट हेडिंग में जाता है। ये है कि आपको अलॉट करना ही है, आपको तो रिटर्न करना है। ठीक है, फिर पीपी करंट एसेट से तो आपको पता ही है, तो हो जाएगा बाकी क्वेश्चन। मैम इधर ये करंट मेच्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ था, तो हमने इसको शॉर्ट टर्म में क्यों डाला? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करंट मेच्योरिटी है ना, जो विद इन 12 मंथ्स जितने भी बोरोइंग्स आपकी पे होने होते हैं, डेट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके ओके ओके। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने 10 lakhs की बोरोइंग्स करी, और जो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करती है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 लाख रुपीज पर एनम पे करने हैं। तो 2 lakhs आप शॉर्ट टर्म में दिखवाओगे और 8 lakhs आपकी लॉन्ग टर्म, क्योंकि 2 lakhs तो विद इन 12 मंथ्स आपकी ड्यू है। ठीक है, अच्छा, आगे एक पॉइंट बताती हूँ, क्वेश्चंस में आपका यूज होएगा। कई जगह ना आपको ये बोलेगा, या तो आपको ये कह देगा कि आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस सपोज बोल दिया कि 15 लाख रुपीज का यूज करना है। अब आप एक मेरे को बताना, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम दो जगह यूज करते हो आप? CRR क्रिएट करने के लिए करते हो, और प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये दो पर्पज होते हैं आपके। अगर आपको कह दे कि जनरल रिजर्व का बैलेंस
सिर्फ यूज करना है आपको 15 लाख रुपीज का। होगा कंपनी क्या सोचा था, वो कह रही कि हम इससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा, हमें सपोज सीआरआर क्रिएट करना था 10 lakhs का, और प्रीमियम राइट ऑफ करना था 15 lakhs का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 15 लाख रुपए तो जनरल रिजर्व से यूज करेंगे, और बचे हुए 10 लाख कहाँ से यूज करेंगे, बचे हुए 10 लाख कहाँ से यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम या कोई और फ्री रिजर्व होगा। जनरल रिजर्व में चाहे आपको नोट्स में बैलेंस शीट में ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया ना कि 15 लाख यूज करना, तो आप 15 लाख ही करोगे। और 15 लाख कर देना, ऐसा मत करना कि उससे भी कम यूज कर रहे हो। जितना बोला उतना यूज करके आना है। ठीक है, कुछ में आपको बोलेगा कि आपको ना जनरल रिजर्व का मिनिमम बैलेंस सपोज 8 लाख रुपए मेंटेन करना है। हाँ, तो उसमें आप 8 लाख रुपए हटा दो जनरल रिजर्व के, बाकी जनरल रिजर्व का पैसा यूज कर दो, और बाकी का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम या पेमेंट्स। दो चीज बोल रहे हैं, पहले में बोला कि आपको इतना यूज करना है तो उतना यूज करो, बाकी और सोर्सेज से कर लो। दूसरे में बोला कि आपको इतना मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस के बाद जितना सरप्लस बच रहा है वो यूज कर लो, बाकी और सोर्सेज से कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसका ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का, किसी को आता है? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट सुना है कभी? मैम इसमें हम एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करते हैं और वो फिर कुछ जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है उससे कम प्राइस पे करके उसको वो कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ईसॉप्स होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। बायबैक में इसका क्या यूज होता है? कंपनी एम्प्लॉयज को हमें दे देना शेयर, तो कम हो जाएगा वहां से, जो बच गया तो ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट ऑप्शन। देखो, इसका ना आपका एक क्वेश्चन है स्टडी मेट का, वही एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग का। ये पता है क्या कह रहा है, अगर सपोज आपने अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया 10,000 शेयर्स कि भाई 10,000 शेयर्स जो है आप ले सकते हो, 1 लाख लेते हैं। इसकी फेस वैल्यू थी ₹10, इशू प्राइस है आपका ₹15, और मार्केट प्राइस है ₹20। आप इशू प्राइस फेस वैल्यू से तो ज्यादा रख सकते हो, मार्केट प्राइस से कम रखना होता है जो एम्प्लॉयज का आप पे कर। ठीक है, इस पे आपने बोला वेस्टिंग पीरियड इज 5 years। वेस्टिंग पीरियड का मतलब पता है क्या होता है, कि इसके बाद आपको अलाउ हो जाएगा वो शेयर्स को एक्सरसाइज करना, उसके पहले नहीं ले सकते। क्योंकि जो ईसॉप्स मिलते हैं वो पर्पज यही होता है कि भाई एम्प्लॉय हमारे पास से छोड़ के ना चला जाए, लॉयल रहे। ऐसा ऐसा नहीं कि टर्न ओवर रेशियो ज्यादा रहे, टर्न ओवर रेशियो जो आपके एम्प्लॉयज है लॉयल भी रहे। तो 5 years का वेस्टिंग पीरियड लगा दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो शेयर्स है हम 20 रुपए में इश्यू कर सकते थे, कंपनी 20 में इश्यू कर सकती थी, बट कर कितने में रही है, 15 में। तो कहीं ना कहीं कंपनी का कुछ लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। 5 रुपीज इंटू 1 लाख शेयर्स, हर शेयर में 5 रुपए का हो रहा है ना, तो टोटल लॉस कितने का होगा, 5 लाख रुपीज का। बट क्या ये लॉस एक ही साल का है, क्या ये पूरा का पूरा हमें एक साल पीएनएल में डालना चाहिए, 5 साल का है तो हमें हर साल पीएनएल से कितना चार्ज करना चाहिए, 1 लाख। 1 लाख। तो आपको पीएनएल से हर साल डेबिट करना चाहिए 1 लाख रुपीज, और हम इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना के रख देते हैं, दैट इज योर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो बिना समझे हो ही जा रही है। हाँ, तो आपका पीएनएल टू शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इन्होंने ना पहले ईसॉप का चैप्टर होता था, चैप्टर हटा दिया, क्वेश्चन रह गया। जैसे वो कहते हैं ना अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ के, ईसॉप चला गया, उसका क्वेश्चन रह गया। हाँ, मोनेस्ट्री तो फिर भी बहुत सिंपल है, ये तो इतना सिंपल नहीं है ना, बिना पढ़े नहीं समझ आएगा। तो इसमें क्या बोला, आपको पीएनएल से शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1 लाख रुपीज हर साल चार्ज करते जाओगे, आपका एक रिजर्व क्रिएट होता गया। मतलब हम कह रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंस एक्चुअल लॉस हमारा 5 साल बाद आने वाला है, उसका आप हर साल पीएनएल से इक्वली 1 लाख रुपीज चार्ज करके रखो प्रूडेंस। तो आफ्टर 5 years
आपके पास कितना बैलेंस हो जाएगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में? 5 लाख का। आप हर साल 1 लाख का क्रिएट कर रहे थे, तो आपके पास आफ्टर 5 इयर्स बैलेंस हो जाएगा 5 लाख रुपीज का। अब बात आती है जिस दिन वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज एक्चुअल में शेयर्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हमसे वो वाली एंट्री पूछी हुई है, बस एक ही एंट्री पूछी है इसकी, ऐसा पूरा आपको एंट्री नहीं करनी। आपसे बोला कि जिस दिन शेयर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप उनको मार्केट प्राइस से कम पे दे रहे हो, लेकिन पैसे तो नहीं दे रहे हो ना, कितने पैसे आएंगे बैंक में? 1 लाख इंटू 15 लाख रुपीज। कोई अमाउंट समझना है तो पूछ लेना। 1 लाख इंटू 15 आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होएगी, एम्प्लॉइज शेयर्स ले गया ना, सब भी तो शेयर्स ही है, कितने की होगी? 10 से 1 लाख इंटू 10, जो आपकी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू वाज ₹10, तो उस पर आपकी आ जाएगी 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब ये जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आपने बनाया था, ये किस चीज के लिए बनाया था? अपने लॉस के लिए। अब इसको यूज कर लो लॉस राइट ऑफ करने के लिए। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट वो करेंगे। क्रेडिट तो आप कर रहे थे ना, इसको रिजर्व तो आप बना रहे थे, अभी मैंने बताया था रिजर्व से सरप्लस में शो करते हैं। आप पता है क्या कर रहे थे कि आपको पूरा का पूरा लास्ट ईयर के पीएनएल में डेबिट ना करना पड़े, इसलिए हर साल पीएनएल को 1 1 लाख डेबिट करके एक रिजर्व बना के रख रहे, ठीक है। तो आप हर साल 1 1 लाख का रिजर्व बना के, मतलब टोटल 5 लाख का रिजर्व बना के रख चुके थे। अब उसको आपने कर लिया यूज। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना बैलेंस था? 5 लाख, राइट। अब रिमेनिंग बैलेंस फिर से आ रहा है, ये है आपका सिक्योरिटी। जो मैं 5 रुपए का बिजनेस सोचती हूँ आपसे उसकी है ना। अब बता रहे हो 10,000 इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, ये पता है कैसे आया? इन जनरल तो आप देखते हो कि आपका, हाँ बोलो, मार्केट प्राइस का फेस वैल्यू का। वैसे तो आप लॉजिकली जितना इशू प्राइस होता है और फेस वैल्यू होता है उसका डिफरेंस बोलते हैं कि हमने ये प्रीमियम का ले लिया, लेकिन आपने बाकी 5 रुपए तो पीएनएल से ऑलरेडी चार्ज कर चुके ना इसमें। तो अब ये कैसे आ जाएगा? फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, 20 माइनस 10 10 और 1 लाख 10 लाख, ठीक है। राधिका समझ आया? यस पक्का? मैम आप एज अ मैम एज अ बैलेंसिंग फिगर भी तो लिख सकते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को। डायरेक्टली कैसे? मैम बैलेंसिंग फिगर लाइक हाँ हाँ, बैलेंसिंग फिगर, लेकिन आप प्रोजेक्ट तो पता होना चाहिए आया कहाँ से। ओके मैम। ऐसे तो आप बैलेंस शीट मैच कराओगे बैलेंसिंग फिगर निकाल के, पता होना चाहिए ना कहाँ से हुई है। कहाँ से बाद कर सकते हैं। हाँ, वेस्टिंग पीरियड का मतलब ये होता है, उससे पहले जो छोड़ के उनको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। मतलब जब ईसॉप का चैप्टर होता था ना, उसमें तो हम ऐसे पढ़ते थे, जो एम्प्लॉइज छोड़ गए अब उनके लिए तो एक्सपेंस बुक करेंगे नहीं, वो चेंज होता रहता था ईयर ऑन ईयर, लास्ट में देखते थे, बट आपको उतना डिटेल में करना नहीं थी, वो चैप्टर हट चुका था, वो बहुत ईजी होता था। क्वेश्चन पर अकाउंट्स के 2 एग्जाम्स होते थे ना जब, तब की बात है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। इसमें आप आ जाओ एंट्री नंबर 4 पे। द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट, मतलब 1 लाख ऑप्शन थे टू द एम्प्लॉइज एट ₹20, 20 मतलब ये एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, इशू प्राइस दे रखा है। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30, दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटीज। वो कह रहे हैं कि ये जो शेयर ऑप्शंस है ना, इन्होंने करंट लायबिलिटीज में डाल रखे हैं, वैसे ये लॉजिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, इन्होंने करंट लायबिलिटीज डाल। जब आप शेड्यूल 3 का चैप्टर उठा के देखूंगा ना, तो उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्पेशली लिखा on 1st April employees exercise their option for 50,000 shares। ऑप्शन 1 लाख दे रखे थे, एक्सरसाइज 50,000 की है, तो अभी तो हम 50,000 के हिसाब से ही एंट्री करेंगे। आप बताओ कौन बताएगा एंट्री मेरे को? खुशबू आप बताओ। सबसे पहले तो जो हमें बैंक में पैसा मिला है वो बैंक डेबिट कर देंगे। कितना?
50,000 into 20। 50,000 इंटू 20, कितना अमाउंट आ जाएगा ये? 10 लाख। उसके 1 बाद लाख। और फिर हम इस ऑप्स को डेबिट कर देंगे 10 रुपीज से। 10 रुपीज इंटू 50। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000 इंटू 10। 10, क्योंकि ये हमारा होता है जब लॉस के लिए हम बनाए थे। हमारा लॉस कितना हो रहा है? हम इशू 30 पे कर सकते थे, कर रहे हैं 20 पे, तो 10 का लॉस हो रहा है ना, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपीज का। उसके बाद टू शेयर कैपिटल कितना? 10। एक सेकेंड, 10 रुपीज किया ना? हाँ, 10 मैम रुपीज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमारा कितना लॉस हो रहा है? कितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हमने कितना अपने लॉस को बुक करने के लिए रिजर्व बना रखा है। ओके। 50,000 इंटू 10, 5 लाख। और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ पे जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR। 50,000 इंटू, एक मिनट देवा, आप बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाना चाहिए और कैसे आएगा ये अमाउंट? तो मार्केट प्राइस है उसे फेस वैल्यू कर उसको रिड्यूस करना। मार्केट प्राइस वाज 30, फेस वैल्यू वाज 10, यहाँ पे आ जाएगा 20। ये आपका अमाउंट आ गया 10 लाख रुपीज। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? डिफरेंट एंट्री है, एक ही क्वेश्चन में मिली है इसी में। तो स्टार्टिंग वाली एंट्रीज करनी नहीं आएंगी क्या? इसमें एम्प्लॉय ना ना ना, आपको वो नहीं करनी है, आपको तो बस लास्ट ईसॉप मैम की, बाकी मैम बायबैक। हाँ हाँ, वो तो बायबैक से रिलेटेड है ना एंट्रीज बाकी। मैम ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं क्या? नहीं, एग्जाम में नहीं आया है, सिर्फ स्टडी में। ये कभी RTP में भी नहीं आया, MTP में भी नहीं आया। अब आपकी किस्मत आगे। स्टडी मेट का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। मेरी आवाज लैपटॉप से आ रही है उधर से। उधर से। एमटी को कॉस्ट कैपिटल टू में देखते हैं शायद अगर हाँ, MTPs तो बहुत सारे अपलोड हुए हुए हैं। नहीं मेड अभी मेरे अटेम्प्ट के लिए वैसे भी उन्होंने सारे साथ में डाल दिया, 10 MTP डाले हुए हैं। हाँ वो अगर उसमें नहीं है इसमें नहीं है, हाँ। चलो, और इसमें एक और एंट्री देखनी, ये एंट्री सबको समझ आ गई? एक और एंट्री है इसमें। हमने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, हम अपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कंपनी अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, बट अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, कुछ आइडिया है क्यों करेगी? मतलब शेयर्स कम कर देंगे बेचस नहीं होंगे नहीं, क्यों लेनी है? फिर लायबिलिटी इतनी लाइबिलिटी तो होगी। एंड नहीं कटेगा हम्म नहीं इसमें शेयर्स कम हो गए लाइक बाय कर लिया बेचस बढ़ गए डिबेंचर होल्डर्स को तो फिर हमें कंपल्सरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास अभी एक्सेस कैश है तो हम इतने अभी रीपेमेंट कर देंगे, और हमारे पास रहेंगे वो कैपिटल में तो दिखेंगे, बट हमारी लायबिलिटी इतनी वो नहीं होगी, मतलब प्राइमरी लायबिलिटी नहीं होगी। हमारे पास सरप्लस कैश था, तो हमने क्या करा, अपने डिबेंचर्स वापस परचेज कर ली, शेयर्स की जगह डिबेंचर्स परचेज कर ली, क्योंकि अब हमने इंटरेस्ट नहीं देना। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है ना डिबेंचर्स पे, तो आपको लगा आपके पास पैसा है, मार्केट से परचेज करके अपने डिबेंचर्स रख लो। अभी मतलब थोड़े टाइम के लिए था वो सरप्लस कैश। कंपनी के से कॉस्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट मतलब बाहर को पे नहीं कर रहे हो तो अपने आप को ही पे करेंगे पे तो नहीं करेंगे इम्प्लीसिट कॉस्ट आ जाएगा इस हिसाब से हाँ, लेकिन एक्चुअल कैश तो नहीं पे करना पड़ेगा। इम्प्लीसिट कॉस्ट ना फिर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे कर सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगी? तो हम जो फायदा देख रहे हैं हम तो बेटर अपॉर्चुनिटी जाएंगे आपको चाहिए हाँ, तो वो तो तभी ऑप्शन लेंगे ना अगर हमें उनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना होता। सरप्लस कैश का मतलब क्या होता है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं अच्छी। सपोज आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपका 4% का रिटर्न आ रहा था उस पे बस, तो वहां पैसा लगाने से बेटर आपने सोचा ये डिबेंचर्स हमने जो 10% वाले इशू करके वो वापस बाय बैक करो, उनका इंटरेस्ट बच जाएगा। वो तो हमें ना KD और ROI का रिलेशन देखना होता है। एफएम में है शायद ये हाँ, KD और ROI का रिलेशन देखना होता है कि आपका KD कितना है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, और ROI कितना है। इसको छोड़ो, भी मेन चीज है कि हम अपने डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कर सकते हैं। आपके पास सरप्लस कैश है, या आपको लग रहा है अभी ना थोड़े टाइम के लिए बस हमारे पास पैसा है, फिर हमें वापस डिवेंचर्स चाहिए हो सकते हैं इशू करने, तो ऐसा तो है नहीं हम अभी उनको कैंसिल करेंगे वापस फिर 2 महीने बाद इशू करेंगे। तो हमने क्या करा, अभी खुद से परचेज करके रख लिया। मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तो वो डिबेंचर्स दिख रहे हैं, 9% डिबेंचर्स, बट उसमें से कुछ डिबेंचर्स आपने परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स, ये आपकी एसेट हो जाएगी। ठीक है? मैम आपने क्या लाइन बोली थी कि हम
कंपनी में नहीं कर सकते? कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम डिबेंचर्स में? क्या नहीं कर सकते? इन्वेस्टमेंट कर सकते, शेयर्स अपने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, Shares. अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी में नहीं कर सकते मतलब? कंपनी अपने शेयर्स खुद से परचेज करके, यहाँ अच्छा पे अच्छा। कंपनी ये नहीं दिखा सकती इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स, ओके। ये गलत है। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स दिखा सकते हैं, ठीक है। अपने शेयर्स तो वापस परचेज करना मतलब बाय बैक कैंसिल करने पड़ेंगे। अब बात आ गई कि आपने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कर ली, डिबेंचर्स को आप फेस वैल्यू पे शो करते हो और इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट पे शो करते हैं, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अब आपका जो इस क्वेश्चन में जितना यूज है ना, सिर्फ उतना बता रही हूँ। वो क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट देखो, इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कॉस्टिंग 2 लाख। आपने एक इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख की कॉस्ट पे, फेस वैल्यू वाज 2.2, आपने लायबिलिटी 2.2 पे दिखा रखी थी, एसेट 2 लाख पे दिखा रखे हैं, दीज डिबेंचर्स वर कैंसिल्ड। अब वो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिलेशन की एंट्री करनी है। अगर आपकी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, डेबिट होगी क्रेडिट होगी? Debit. डेबिट हो जाएगी। आपके कितना परसेंट वाले डिवेंचर्स थे ये? 10%। 10% डिवेंचर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। कितने की कॉस्ट पे थे? 2, फेस वैल्यू 2.2, 2.2 की फेस वैल्यू की डिवेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो रही है, डेबिट होगी या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स 2, बैलेंसिंग फिगर आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। Also profit amount. इतना करना है बस, ये समझ आ गया? वो जो 20,000 में बचाया हुआ इंटरेस्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट बचा लेगा 20,000 पैसे। नहीं नहीं, इसमें ये कह रहे हैं कि हमने ना डिबेंचर्स जो मार्केट में इशू कर रखे थे 2.2 के अकॉर्डिंग कर रखे थे, हमने वो वापस परचेज करे 2 पे, तो हमें 0.2 का बेनिफिट होगा। मिल जाएगा। मतलब जब हमने इन्वेस्टमेंट करी तो अभी कैंसिल करी ना इन्वेस्टमेंट। कैंसिल कर देना, तो पहले करे थे हमने इन्वेस्टमेंट, तो ये कैंसिलेशन की एंट्री है। जितना टॉपिक अब तक हुआ है उसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। सबसे पहले हमने देखा कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लेती है। बायबैक मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। किस पर्पज से करती है? ईपीएस इंक्रीज करने, एमपीएस करेक्ट करने के लिए, प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए, और हॉस्टाइल बिड अवॉइड करने के लिए, और सरप्लस कैश पे करने के लिए। फिर हमने एंट्रीज देखी कि आपको सीआरआर क्रिएट करना होता है। सीआरआर कितना क्रिएट होता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे तो सीआरआर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कम हो जाएगा बाय द नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम करे, इक्विटी शेयर्स भी बायबैक करे तो इंक्रीज हो जाएगा। सीआरआर इक्वल्स टू इक्विटी शेयर्स बायबैक प्लस प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, दोनों की नॉमिनल वैल्यू ले लेंगे। फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट करी। फर्स्ट जर्नल एंट्री वाज शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, हम्म, प्रीमियम डेबिट टू Premium on buyback debit to equity share buyback. इक्विटी शेयर बायबैक, फिर इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। प्रीमियम में आप जितना एक्सेस पे करो, इशू प्राइस माइनस बायबैक प्राइस माइनस फेस वैल्यू, ठीक है। फिर सीआरआर क्रिएट करते हैं। सीआरआर क्रिएशन की एंट्री Free reserves account debit, Free security reserves to premium to CRR. टू सीआरआर, और प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री Security premium to premium on redemption. वो buyback का। सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री देखी, क्या होता है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट है तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की एंट्री करनी तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर इशू का सीआरआर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सीआरआर में से लेस हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम की क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को पे डेबिट कर, ठीक है। और प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री एसपीए डेबिट टू प्रीमियम और ऑप्शन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने का सीआरआर पे क्या इम्पैक्ट आएगा?
इंक्रीज हो जाएगा सीआरआर उतनी नॉमिनल वैल्यू से। अगर आपको बोला है कि टोटल ये बता दी कि जनरल रिजर्व अमाउंट इतना यूज करना है, तो आप क्या करोगे? एक फिक्स अमाउंट बता दी कि जनरल रिजर्व से सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हो, तो बाकी कैसे? बाकी बचा हुआ यूज कर लेंगे। हाँ, जितना बोला है उतना तो करो जनरल रिजर्व से, और बाकी का एसपीआर या अदर फ्री रिजर्व से। और अगर बोला मिनिमम इतना मेंटेन करना है, तो हाँ, अगर सपोज आपको बोला कि मिनिमम आपको 8 लाख मेंटेन करना है, बैलेंस दे रखा था आपको 20 लाख का, तो आप 12 लाख यूज कर लोगे, और बचा अमाउंट अगर चाहिए तो और कहीं से यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर ये वाली लास्ट एंट्री करी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाली क्या एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और डेबिट, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, और लास्ट हमने डिवेंचर्स कैंसिल करें, इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिवेंचर्स कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है। तो अभी मैम इधर जो हमारा गेन आया उसको हम कैपिटल रिजर्व में नहीं डाल सकते, जो हमने ओन डिबेंचर्स वाले से गेन निकाला था? बैंक ये वाला ऑन डिवेंचर्स वाला जो गेन है यस मैम। डाल सकते हैं इसको कैपिटल रिजर्व में भी। इसमें पता है इतना क्लैरिटी नहीं है कि पीएनएल में जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो आप किसी में भी डाल दो। ठीक है। ठीक है, कंपल्सरी तो नहीं है ना, नहीं आप ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स, कम वो नहीं अमाउंट बताने रखा। ठीक है, तो अभी अपना करेंगे, एक टॉपिक बचा है इसमें मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। शेयर आउटस्टैंडिंग रिसोर्सेज डेट इक्विटी टेस्ट। ठीक है, इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसके, जो भी है 10 क्वेश्चन जितने भी है इसके, मतलब मैक्सिमम नंबर से पहले। हाँ, आराम से हो जाएंगे। ठीक है।